पहले एक क्वेश्चन का ये वॉक थ्रू ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था ये क्वेश्चन में, कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। बस आराम से करना पड़ेगा, एक एक चीज देख के करना पड़ेगा क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है। देखो, एच लिमिटेड क्या किया, एस को एक्वायर किया, लिस्टेड कंपनी इन टू ट्रांचेस एज मेंशन इन अबाउट टेबल, सॉरी बिलो टेबल। फर्स्ट नवंबर को एक ट्रांस था 15% का, एंड 1 जनवरी को सेकेंड ट्रांस था 45। तो टोटल देख लो तो 60% हो गया मेरा होल्डिंग। एंड दिस विल बी माई डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। दिस विल बी माई डेट ऑफ एक्विजिशन। चलो, फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है आगे कि जो भी स्टॉक्स जो भी परचेज किया है उस परचेज डेट में, यानी क्या 1 नवंबर को परचेज जब किया होगा, तो 1 नवंबर का जो स्टॉक एक्सचेंज में जो रेट चल रहा था उस डेट से परचेज किया होगा। देन उसके बाद 1 जनवरी को जब परचेस किया तो फिर 1 जनवरी का जो भी मार्केट रेट रहेगा उस डेट का जो भी शेयर का रेट रहेगा उसके बेसिस पे परचेस किया था। अब मुझे जो है ना इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ऑन द एक्विजिशन डेट। ये मेरा एक्विजिशन डेट है और इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करूंगा, इस डेट का अमाउंट ले लूंगा, इस डेट का रेट ले लूंगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है। बोथ द अबव मेंशन कंपनीज हैव रुपीज, उनका जो है ना फंक्शनल करेंसी, यानी क्या वो डील करते हैं अपना नॉर्मल फंक्शनल करेंसी में। फिर उसके बाद पूरा दिया है, ये कैरिंग अमाउंट है एंड ये फेयर वैल्यू है। अगर ध्यान दोगे तो ये जो है ना ये एस लिमिटेड का ही है, दोनों भी, ठीक है। ये दोनों भी जो है ना ये एस लिमिटेड का ही है। एक साइड में कैरिंग अमाउंट है एंड दूसरे साइड में फेयर वैल्यू है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखा था हमने। क्या सबसे पहले एडजस्टमेंट था, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, राइट। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के केस में क्या हुआ, हम नॉर्मली कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कब कंसिडर करते हैं इन बुक्स, बुक्स कब कंसिडर करेंगे, उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल हो। तो सबसे पहला वाला क्या था, मेरे पास सूट्स अवेलेबल था, एंड सेकेंड मेरे पास इनकम टैक्स था। सूट्स जो है वो 2 करोड़ का था, बट उसका फेयर वैल्यू कितना है, 0.5, ठीक है। इनकम टैक्स डिमांड ऑफ दी 7 करोड़ भी था, और बट उसका फेयर वैल्यू कितना है, 2 करोड़। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है ना, it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the claim। यानी क्या, यहाँ पे बोल रही कि कैश फ्लो इज नॉट प्रोबेबल, क्या वेदर कैश फ्लो इज प्रोबेबल नॉट प्रोबेबल कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, बताओ। हम्म, नो। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फेयर वैल्यू में कंसिडर करेंगे। आगे ये चीज एक इंपॉर्टेंट लिया है, एनी अमाउंट विच वुड बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ सूट विल बी टैक्स डिडक्टेबल। यानी क्या, अगर हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं एज अ लाइबिलिटी और ये पे कर रहे हैं, तो उस केस में इसका जो है ना ये टैक्स डिडेबल डिडक्टेबल होगा। टैक्स डिडक्टेबल इन द सेंस क्या है, इसके ऊपर डीटीए या डीटीएल बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर डीटीए या डीटीएल बनेगा। चलो, इनकम टैक्स का क्या होगा, it is not probable that the outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the claim। यहाँ पे भी क्या बोले कि कैश फ्लो इज नॉट प्रोबेबल, बट यहाँ पे ये जो एडिशनल सेंटेंस है ना वो नहीं दिया है। कौन सा, एनी अमाउंट पेड जो है ना ये टैक्स डिडक्टेबल है। तो नॉर्मली क्या है, हम क्या करते हैं, 2.5 का यहाँ पे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी 2.5 कंसिडर कर लेंगे हमारा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में। इसका इफेक्ट कब आएगा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, बरोबर। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आईसीआई ने ये अज्यूम किया है, किसने, आईसीआई ने ये अज्यूम किया है कि यहाँ पे अगर स्पेसिफिक सेंटेंसेस कुछ दिया नहीं है ऐसा जो टैक्स डिडक्टेबल वगैरह है, तो यहाँ पे मानेंगे इसके ऊपर दिस इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, दिस इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। तो इसके ऊपर कोई भी डीटीए और डीटीएल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है। आईसीआई ने ये अजम्पशन लिया है। अगर क्वेश्चन में अगर एग्जाम में भी आ गया तो फिर आईसीआई को भी फॉलो करना है हमें। तो फिर डायरेक्टली देखेंगे, अगर स्पेसिफिकली दिया है कि एक टैक्स डिडक्टेबल है और दूसरा यहाँ पे साइलेंट है, तो जो टैक्स डिडक्टेबल है उसके ऊपर डीटीएल और डीटीए क्रिएट करेंगे। और जिसके पास मतलब ये स्पेसिफिक सेंटेंस नहीं है उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर डीटीएल या डीटीए क्रिएट नहीं करेंगे। चलो, आगे बढ़ेंगे। इन रिलेशन टू द अबाउ मेंशन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, एस जो है ना, क्या दिया, इंडेमनिफिकेशन दिया, क्या दिया, इंडेमनिफिकेशन कितना, अप टू रुपीज मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ का इंडेमनिफिकेशन। हम ये जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है उसको लाइबिलिटी मानेंगे और उसको बुक्स में दिखाएंगे। तो ये लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो भी इंडेमनिफिकेशन है इसको भी बुक्स में दिखाएंगे, ठीक है। इसको भी बुक्स में दिखाएंगे, यानी क्या, इसको एज एन असेट रिकग्नाइज करेंगे। चलो, ऑफ 1 करोड़ रिप्रेजेंट द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू, एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू का जो भी इंडेमनिफिकेशन एसेट है 1 करोड़ है। एनी अमाउंट विच वुड बी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउ अंडरटेकिंग शैल नॉट बी टैक्सेबल। यानी क्या, मुझे अगर कोई भी इंडेमनिफिकेशन असेट मिल जाएगा
यानी जो इंडेमनिफिकेशन अप टू 1 करोड़ दिया है ना, इसके अगेंस्ट कोई भी पैसा मिलेगा तो फिर उस केस में वो टैक्स डिडक्टेबल, यानी उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, कोई भी टैक्स नहीं होगा। देखो, एनी अमाउंट विच वुड बी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव अंडरटेकिंग, यानी जो भी इंडेमनिफिकेशन एसेट है, इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट मुझे कुछ कैश मिल रहा है, यानी समझो मेरा लाइबिलिटी 2.5 करोड़ का है, ये हो गया समझो 3 करोड़। ठीक है, मेरे पास लाइक ये है इंडेमनिफिकेशन एसेट। 0.5 का मैं क्या करूंगा, एक्वायरी से ले लूंगा, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्वायरी से ले लूंगा, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा। वो चीज बोलना चाह रहा है नीचे। ठीक है, समझा? इजी। यस। द टैक्स बेस ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी बता रहे सेम है, यानी क्या टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट का जो है ना वो दोनों भी सेम है। फेयर वैल्यू है वो अकाउंटिंग बेस ले लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, द कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल 4 करोड़ रिप्रेजेंट द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इन अकॉर्डेंस विद रिलेवेंट इंडेक्स। तो वही बता रहा था कि इंडेक्स 105 के हिसाब से, 105 के हिसाब से हम नॉर्मली क्या बताते, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो उसको हम बैलेंस शीट में, यानी कि आफ्टर एक्विजिशन एज वेल, हम क्या दिखाएंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिखा देंगे। तो अगर तुम बैलेंस शीट में देखोगे, बैलेंस शीट में अगर देखोगे यहाँ पे, ये देखो, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितना दिख रहा है, उसका कैरिंग अमाउंट है कितना, 4, एंड फेयर वैल्यू 4.5। तो क्या फेयर वैल्यू को कंसिडर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो भी दिया है ना, ये 4 करोड़, इसी के बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे एज पर इंड एस 105। ठीक है, क्लियर है? ये वाला पार्ट नहीं इंक्लूड करेंगे, फेयर वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली बताएगी इंडेक्स 105 के हिसाब से। यानी क्या होता है, इंडेक्स 105 में क्या दिया है क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन इन द सेंस, इंडेक्स 105 में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कोई भी असेट हेल्ड फॉर सेल हुआ तो उसके ऊपर फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, पहले चीज। सेकंड, विद इन 1 ईयर उसको बेच देंगे। ठीक है, वो कैसा भी हो, कैसा भी हो, इन द सेंस एक्विजिशन अकाउंटिंग में हो, कैसा भी हो, विद इन 1 ईयर बेच देंगे। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं 105 में। तो 105 में ऐसे सारे कंडीशंस है, तो फिर उस केस में इसका जो भी वैल्यू रहेगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में ही दिखाएंगे, इवन इन द एक्वायरर्स बैलेंस शीट। ठीक है। In consideration of additional stake purchased by H Limited on 1st Jan X7, it has issued selling stake shareholders S Limited एक शेयर, हमने वो भी देखा था कि S का 2 शेयर को H का जो है ना 1 शेयर मिलेगा, बराबर। और H का फेयर वैल्यू कितना है शेयर का, 10,000। आगे देखे, आगे देखे तो क्या है, एडिशनल कितना कैश पे करेगा, 50 करोड़ का कैश पे करेगा। कौन पे करेगा, एच पे करेगा एस को। ठीक है, टू दी सेलिंग शेयर होल्डर्स। उसके बाद आगे ये भी बोला है कि एच विल बी पेड 30 करोड़ टू दी सेलिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड इफ रिटर्न ऑन इक्विटी, जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी है ऑफ एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X9। मेरा कब हो रहा है, देखो, मेरा एक्विजिशन डेट क्या है, 1 जनवरी X7, बट यहाँ पे ये पेमेंट प्रॉमिस कब हो रहा है, एज ऑन 31 मार्च टू X9। तो ये क्या हो रहा है, 2 साल बाद मिलने वाला है। और वो भी कब मिलेगा, जब मेरा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 30 करोड़ होगा। नहीं नहीं, 30 करोड़ पेमेंट जब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना इज मोर देन 25% पर एनम, 25% या उससे ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, एडिशनल 30 करोड़ हम पेमेंट कर देंगे। कौन, एच लिमिटेड पे करेगा एस को। तो ये क्या हुआ, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। अब कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन के केस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन के केस में हम एक्विजिशन डेट का, डेट ऑफ एक्विजिशन का फेयर वैल्यू कंसिडर करेंगे, राइट। डेट ऑफ एक्विजिशन का फेयर वैल्यू कितना है, 1 Jan X7 को इसका जो फेयर वैल्यू है वो 22 करोड़ है, राइट। तो फिर ऑन द एक्विजिशन इसका फेयर वैल्यू 22 करोड़, 22 करोड़ ले लेंगे। बट आगे ए भी ये भी दिया है कि 31 मार्च X7 को इसका जो फेयर वैल्यू है ये 23 करोड़ हो गया, इन द सेंस 3 महीने के अंदर अंदर 23 करोड़ हो गया। तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पे कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन के ऊपर मेजरमेंट पीरियड अप्लाई नहीं होता है, बरोबर। तो फिर यहाँ पे विद इन 3 मंथ्स का जो चेंज है, ये जो चेंज है ना, ये चेंज हम क्या करेंगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। चलो आगे देखते हैं। द चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द चेंज इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एक्विजिशन। ये जो है ना इररिलेवेंट हो गया। क्यों इररिलेवेंट, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट पीरियड अप्लाई नहीं होगा कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन के केस में। तो हम क्या करेंगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, सिंपल। चलो, कोटेड प्राइस ये ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एस एज ऑन द वेरियस डेट्स कितना है, 1 Jan X7 को 395 पर शेयर है, 31 मार्च X7 को 420 पर शेयर है, और
नवंबर का कितना है 350। तो ये जो है ना मुझे फेयर वैल्यू कंप्यूट करने में इजी होगा। कैसा फेयर वैल्यू? वही जो एस लिमिटेड का जो शेयर्स है कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 100, 100 पर शेयर 12 करोड़ है, या 12 कितना है, 12 है, बट इसका इन अमाउंट क्या है, क्रोर्स है। तो 12 करोड़ है और इसका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 100 है। 15% परचेस किया था ना हमने इनिशियली, इनिशियली 15% परचेस किया था, इनटू 395, यानी क्या ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन का मुझे फेयर वैल्यू चाहिए। तो इसका कंप्यूट कर लेके जो भी आएगा, ये जो रहेगा ये मेरा प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर का ये प्राइस होगा। दिस विल बी फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी शेयर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक और चीज बताया, ऑन 31 मार्च, सॉरी 31 मई, क्या हो रहा है 31 मई, एच लिमिटेड लर्न दैट सर्टन कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिस्टेड एज ऑन January 7 which met the recognition criteria of intangible asset on that date were not considered। यानी क्या, ऑन 31 मई मुझे पता चला, ऑन 1 Jan X7 को मेरा क्या हुआ, एक्विजिशन अकाउंटिंग पूरा हो गया। अब 31 मई X7 को पता चला कि ऐसा कोई कस्टमर का लिस्ट है जो इंटेंजिबल असेट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ऑन द एक्विजिशन डेट, और उसको बुक्स में रिकग्नाइज करना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, भूल हो गई, यानी क्या, इसको रिकग्नाइज करना था, नहीं कर पाया। ये कब पता चल रहा है मुझे, ऑन 31 मई X7। ठीक है, क्या हम मेजरमेंट पीरियड के बीच में है, 1 जैन को मेरा स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर X8 तक मेरा मेजरमेंट पीरियड चलेगा, 1 साल का मेजरमेंट पीरियड है, उसके बीच में ही पता चला, तो हम क्या करेंगे, गुडविल से एडजस्ट करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ सच कस्टमर रिलेशनशिप एज ऑन 1 January X7 was 3.5 crore। ठीक है, assume that there are no temporary differences associated with the customer relationship, consequently there is no impact of income taxes on the customer relationship। यानी सिंपली यहाँ पे बोल रहा है कि डीटीए या डीटीएल इसके ऊपर क्रिएट नहीं होगा, कस्टमर रिलेशन के ऊपर। आगे क्या बोल रहा है, ऑन 31 मई X7 इट सेल्फ एच लिमिटेड फर्दर लर्न, एच लिमिटेड को फिर से पता चला क्या, ड्यू टू बीइंग डेवलप्ड एडिशनल कस्टमर बीइंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1 Jan X7, यानी क्या 1 Jan X7 यानी क्या, मेरा एक्विजिशन डेट ऑफ अकाउंटिंग है, उससे लेके 31 मार्च X7। ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप हैज इंक्रीज टू 4 एज ऑन 31 मार्च X7। यानी क्या, ये देखो मेरा जो कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर जो रिलेशनशिप है, इसका फेयर वैल्यू अकाउंटिंग 3.5 के बेसिस में होगा ऑन द एक्विजिशन डेट, बरोबर, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर उसके बाद उसको पता चला, एक्विजिशन अकाउंटिंग में इंक्लूड कर लिया, फिर 3 महीने के बाद कब, 31 मार्च को, तब उसको पता चल रहा है कि एडिशनल कस्टमरी बेस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशनल कस्टमर बेस की वजह से मेरा जो फेयर वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया 4 करोड़ को। ये तो क्या हो रहा है, ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, एडिशनल कस्टमर बेस कब डेवलप हो रहा है, आफ्टर एक्विजिशन, बरोबर, एडिशनल कस्टमर बेस आफ्टर एक्विजिशन हो रहा है। तो हमने देखा था कि इंटेंजिबल एसेट, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर इंटरनली जनरेट हो रहा है, अब ये जो है ना, इनिशियली यहाँ पे इसको क्या माना, इंटेंजिबल एसेट माना, राइट, इसको बुक्स में रिकग्नाइज कर लिया, बरोबर। अब क्या हुआ, ये जो है ना इंटेंजिबल एसेट इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 जैन से लेके 31 मार्च तक, 1 जैन से लेके 31 मार्च तक अगर देखोगे, किसके बुक्स में इंटेंजिबल है, एक्वायरर के बुक्स में। कस्टमर एडिशनल बेस किसके बुक्स में हो रहा है, एक्वायरर के बुक्स में। तो ये क्या हो रहा है, एक्वायरर के बुक्स में इंटरनली जनरेटेड ये है, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल है। तो हमने देखा था इंटेंजिबल के हिसाब से इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, उसके ऊपर कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं होता, दैट इज कॉस्ट इज नॉट मेजरेबल। तो उस केस में उसको मेजर नहीं करेंगे एज एन इंटेंजिबल, और इसको क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। समझा क्या बोला, ये आंसर में और डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आ गया क्या, यस सर। पक्का, बरोबर बोल रहा हूँ ना। इंडेस 38 हमने पढ़ा है, उसमें क्या था, अगर इंटरनल जनरेटेड कोई भी इंटेंजिबल है, ठीक है, समझो कस्टमर लिस्ट है या गुडविल है या कोई भी, तो हम उसको एज एन इंटेंजिबल हम रिकग्नाइज नहीं करते, क्यों, क्योंकि इंटेंजिबल असेट रिकग्नाइज करने 5 क्राइटेरिया होता है। एक, कॉस्ट मस्ट बी रिलायबली मेजर्ड, जो इकोनॉमिक बेनिफिट से एंटिटी को फ्लो होना चाहिए।
एसेट जो है ना इंटेंजिबल होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला मेन क्राइटेरिया क्या है, कॉस्ट मस्ट बी रिलायबली मेजर्ड। अब एक्वायरर के बुक्स में कुछ कस्टमर डेटाबेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो कॉस्ट जो है ना इसके ऊपर मेजरेबल ही नहीं है, जो एडिशनल कस्टमर बेस जनरेट कर रहे हैं ना आफ्टर फर्स्ट जन एक्विजिशन होने के बाद। तो इस केस में ये कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड नहीं है, तो हम एज एन एडिशनल इंटेंजिबल एसेट हम रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते, और इसका गुडविल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इवन दो इट इज इन द मेजरमेंट पीरियड, गुडविल के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। आगे देखो, ऑन 31 December X7 एस लिमिटेड हैज एस्टेब्लिश दैट इट हैज ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी। यहाँ पे इतना ही बोल रहा है कि मेजरमेंट पीरियड जो है ना वो एंड हो गया, मेजरमेंट पीरियड एंडेड। मेरा टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट इज 30। अब मुझे कंप्यूट करना है सब कुछ, यहाँ पे गुडविल कंप्यूट करना है, फिर उसके बाद कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन का क्या अकाउंटिंग है वो बताना है, अगर चेंज एज ऑन 31 March X7 तो फिर उसका अकाउंटिंग क्या होगा वो दिखाना है। तो हमने पहले स्टार्ट किया था क्या, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, ये सिंपल था बहुत। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन डेट, जब मेरे पास कंट्रोल आ गया उस दिन पे मुझे क्या रहेगा, एक्विजिशन डेट रहेगा 1 Jan X7। फिर परचेज कंसिडरेशन मेजर किया था, तो कैश पे किया कितना, 50 करोड़, बरोबर। देन इसके बाद इक्विटी शेयर्स इशू किया, इक्विटी शेयर्स भी जो है ना हर 2 शेयर के लिए, एस का जो है हर 2 शेयर के लिए एच का 1 शेयर मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो 0.12 करोड़, 0.12 करोड़ क्या था एस का शेयर, तो हर 2 शेयर को 1 शेयर मिलेगा, तो डिवाइड बाई 2 हो गया। 45% एक्वायर किया, और एच का जो फेयर वैल्यू है वो 10,000 है, तो 270 मेरा आ गया यहाँ पे इक्विटी शेयर का वैल्यू। देन कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन 22, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू दिया था 22, तो मेरा अमाउंट परचेज कंसिडरेशन इज 342 आ गया, ठीक है। बट एक और चीज बताया था मैंने, आईसीआई क्या करता है, प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी जो है ना वो परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड करता है, तो उसका भी कंप्यूटेशन सीखा था हमने। 0.12 करोड़ शेयर्स है, राइट, 395 का डेट है ऑन द एक्विजिशन डेट, ठीक है, ये वाला जो रेट है दिस विल बी डेट ऑफ एक्विजिशन का रेट, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ फेयर वैल्यू। और 15% हमने परचेज करा था, राइट, 15% इनिशियल मेरा इन्वेस्टमेंट 15% था। 12%, 12.12 करोड़ जो है ना इंटू 15% इंटू 355, तो आ जाएगा मेरा फेयर वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब आ जाएंगे हम स्टेप नंबर 4, इसी में ध्यान दो, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, ठीक है। पहले एक एक एसेट लिख लेते हैं पहले। सबसे पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 90। देन आ गया मेरा इंटेंजिबल एसेट्स विच इज 30, ठीक है। देन आ गया इन्वेस्टमेंट्स विच इज 350। देन इन्वेंट्रीज 20। देन आ गया ट्रेड रिसीवेबल 20। फिर आ गया कैश विच इज 4, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, कितना है 4। यहाँ पे चाहो तो नोट लिख लो, 4.5 फेयर वैल्यू will not be considered for acquisition accounting, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज आ जाएगा मेरा यहाँ पे, इंडेमनिफाइड एसेट। इंडेमनिफाइड एसेट कैसे आया, जो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन के अगेंस्ट जो आया था ना वो वाला, कितना है 1। तो टोटल एसेट्स बताओ कितना आ रहा है, देखो 90 + 30
प्लस 350 +20 +4 +4 +1। 519। ठीक है, समझ में आ गया ये? कुछ नहीं, क्वेश्चन से ही उठाया है। और सारा यहाँ पे क्या आएगा, फेयर वैल्यू आएगा। एवरीथिंग विल बी एट फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस विल टेक कैरिंग अमाउंट। देन बी वाला आ जाएगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या क्या है बताओ? सबसे पहले बोरोइंग्स है, कितना? ओके, बोरोइंग्स कितना है, 20। देन आ जाएगा मेरा ट्रेड पेबल विच इज 28। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रोविजंस फॉर वारंटी, कितना है, 3। देन कम्स कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कितना है, 2.5। देन कम्स करंट टैक्स लाइबिलिटी, कितना है करंट टैक्स लाइबिलिटी, 4। फिर यहाँ पे मुझे कंप्यूट करना है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, डेफर्ड टैक्स मुझे कंप्यूट करना है, वो कंप्यूट कर लेंगे हम। आ जाओ, डेफर्ड टैक्स कंप्यूट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ DTL, या डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन में देखोगे तो हमें तीन चार चीजें देखना है। देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 40, और वो बढ़ के हो गया फेयर वैल्यू में 90। तो यहाँ पे 50 का आ जाएगा, बरोबर, 50 का इंक्रीज है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सबसे पहले आ जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट, या फिर मैं बोलूँ इसका टैक्स बेस, फेयर वैल्यू, या बोलूँ अकाउंटिंग बेस, फेयर वैल्यू या अकाउंटिंग बेस। फिर उसके बाद DTL और अमाउंट, या DTA। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? पहला आ जाएगा ये PPE। PPE का कैरिंग अमाउंट कितना है, 40। और इसका जो है फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इज 90, राइट। इसका नाम है, एक मिनट यार, लाइन काट देता हूँ मैं। ये कैरिंग अमाउंट हुआ, ये फेयर वैल्यू हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, फेयर वैल्यू या फिर अकाउंटिंग बेस। देन कम्स डिफरेंस या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। और उसके बाद आ जाएगा DTL है या DTA है, एंड यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, फेयर वैल्यू कितना है, 90, डिफरेंस इज 50, राइट। तो यहाँ पे DTA आएगा क्या DTL आएगा, बताओ क्या आएगा? DTL। DTL आएगा ना, वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा, 15। सेकेंड क्या है देखते चलो क्वेश्चन में। इंटेंजिबल एसेट 20 है एंड 30 है, तो फिर ये इंक्रीज बाय 10 है, राइट। तो इंटेंजिबल एसेट आ जाएगा मेरा, आप यहाँ पे आ गया इंटेंजिबल्स। 10, सॉरी, 20 जो है ना कैरिंग अमाउंट है, 30 इज फेयर वैल्यू, 10 इज एन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो DTL ये आएगा ना यहाँ पे भी, तो 10 इंटू 30,
तो यहाँ पे आ गए 3। फिर उसके बाद और एक क्या है देखो, फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 100 और 350। ठीक है, 100 या 350, यहाँ पे भी कितना है, 250 का इंक्रीज है, राइट। 250 का इंक्रीज है, इसके ऊपर भी क्या बनेगा, डीटीएल बनेगा। 100 था, वो हो गया 350, तो आ जाएगा 250 डीटीएल एन। तो 250 के ऊपर दिखाओ कितना आता है, 30%। ये आ जाएगा 75। चलो देखते हैं और क्या है। इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया। देन उसके बाद इन्वेंट्रीज तो सेम है, राइट। फाइनेंशियल असेट में इन्वेंट्रीज वाला जो है ना, वो सेम है, राइट। फाइनेंशियल एसेट में ट्रेड रिसीवेबल वाला पार्ट सेम है, कुछ नहीं आएगा। कैश भी सेम है, राइट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। देन कम्स नॉन करंट एसेट, तो 4 ही लेंगे, तो टैक्स बेस और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दोनों भी सेम रहेगा। देन आ जाएंगे हम लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड आ जाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में। अगर देखो तो बोरोइंग्स मेरा 20 है, सेम। ठीक है, ऊपर नीचे हो गए बस अमाउंट। देन ट्रेड पेबल में 28 है, 28 है, सेम है, राइट। प्रोविजंस जो है वो सेम है, 3 एंड 3। एंड करंट टैक्स लाइबिलिटी भी सेम है, 4 एंड 4। तो बाकी इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है। बट एक चीज मुझे यहाँ पे दिखाना है, क्या है, यहाँ पे देखो 0.5 है, राइट। 0.5 जो है ना, ये टैक्स डिडक्टेबल है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि टैक्स डिडक्टेबल है। 2 जो है कुछ बताया नहीं है, तो फिर क्वेश्चन साइलेंट है। तो हम इसके ऊपर डीटीएल या डीटीए क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, आईसीआई का अजम्पशन है। तो 0.5 के ऊपर क्रिएट कर लेंगे हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी 0.5। अच्छा, अकाउंटिंग बेस कुछ नहीं ना, जीरो ही है। फेयर वैल्यू पे 0.5 आएगा, 0.5 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डीटीए। तो 0.5 के ऊपर डीटीए कितना होगा, 30%, 1.5। तो मेरा नेट नेट बताओ क्या आ रहा है। नेट नेट क्या आएगा मेरा, डीटीएल आएगा ना, 15 + 3 + 75 -0.15। मेरा नेट नेट क्या आएगा, मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा। बरोबर समझ में आ गया। तो यहाँ पे यस। 92.85। तो टोटल लाइबिलिटीज बताओ कितना हो गया, 20 + 28 + 3 + 2.5, 4। 92.85। अच्छा, तो ये आ गया 150.35। तो अगर मैं निकालूं नेट एसेट्स कितना आ रहे हैं मेरे, ए माइनस बी, विच कम्स आउट टू बी 368.65। बरोबर है क्या, देखो कैलकुलेशंस, 368.65। एक मिनट, देखो कैलकुलेशन सही है क्या। 20 + 20 + 4 + 8 5। ठीक है, ये सही आया है, -519, 368.65। क्लियर, क्या किया हमने, समझा। कुछ नहीं, एसेट्स फेयर वैल्यू ले लिया, लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू ले लिया। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर जो है ना, मेरा डेफर्ड टैक्स जो लाइबिलिटी बन रहा था, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा, हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस जो भी आया, हमने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट किया उसके ऊपर, और हमने नेट एसेट्स कंप्यूट कर लिया। चलो स्टेप नंबर 6 के पास आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 5 ना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बरोबर।
इसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में क्वेश्चन में क्या बताया? देखो, मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है कि नॉन एनसीआई विल बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट असेट्स, यानी प्रोपोर्शनेट मेथड। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, नेट असेट्स इंटू एनसीआई परसेंटेज। तो नेट असेट्स कितना है मेरा, 368.65, 368.65 इंटू एनसीआई का पोर्शन कितना है, एनसीआई का पोर्शन देख लो कितना है। हमने टोटल कितना परसेंट परचेज कर लिया, टोटल हमारा यहाँ पे 60% हो गया। तो एनसीआई का पोर्शन विल बी 40%, राइट? तो एनसीआई का 40% पोर्शन, तो लेस कर दो कितना, सॉरी मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 40%। तो एनसीआई विल बी 147.46, 147.46। ठीक है, समझा यहाँ तक? बताओ। यस सर। हम्म, एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, 1 मिनट बचा। चलो हम चलते हैं स्टेप नंबर 6, विच इज कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल या बार्गेन परचेज। ओके, तो इसमें कैसा आएगा, सबसे पहले आ जाएगा मेरा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कितना है मेरा, 342, 342। ठीक है, इसमें ऐड कर दो एनसीआई, एनसीआई कितना आया, 147.62, प्लस ऐड करूंगा मैं प्रीवियसली हेल्ड शेयर्स, विच इज कितना है, 7.11, 7.11। ठीक है, तो कितना आता है देखो ये, 342 प्लस 147.46 प्लस 7.1, ये आ जाएगा 496.57। इसमें से लेस कर दूंगा मैं नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कितना है, 368.65। ये लेस कर दो, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे जो भी गुडविल है, क्या है भूमि बताओ। हम्म, गुडविल। गुडविल, राइट? क्यों गुडविल, क्योंकि मेरा जो परचेस कंसिडरेशन है टोटली, अगर देखो मैं एनसीआई प्लस परचेस कंसिडरेशन प्लस प्रीवियस ईयर हेड इक्विटी, ये सारे को इकट्ठा कर दूं, तो मेरा बिजनेस वैल्यूएशन, सॉरी जो पेमेंट किया है, इज मोर देन माय बिजनेस वैल्यूएशन, जो भी कितना है नेट एसेट्स के बेसिस में किया था, तो उसके लिए गुडविल आया। तो 127.92, दिस इज माय गुडविल इन क्रोर्स। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी था? यस सर। इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस जो भी कर रहे हो ध्यान से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या था मेरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी goodwill or bargain purchase gain to be recognized by H Limited in its financial statement for the year ended 31st March X7. For this purpose, measure non-controlling interest using proportionate share of fair value of identifiable net asset. Measuring सबसे पहले तो goodwill हो गया मेरा, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया। इसमें थोड़ा थोड़ा नोट्स लिखा देता हूँ मैं, क्या क्या नोट्स हमने ले लिया है एडिशनली।
नोट्स क्या क्या लिया? सबसे पहला नोट क्या है? हमने कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को इंक्लूड किया, राइट? हमने क्या किया है? कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को इंक्लूड किया इन द बुक्स, इन द बुक्स फाइल द एक्विजिशन अकाउंटिंग। क्यों इंक्लूड किया वो बताना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल था। ठीक है। एज द फेयर वैल्यू ऑफ contingent liability, sorry, contingent liability is available, same is included as a liability while business combination. Even the cash flow was not probable। ठीक है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया था ना कि कैश फ्लो प्रोबेबल नहीं है। ठीक है, प्रोबेबल नहीं है। फिर भी हमने क्या किया, उसको ले लिया, क्यों? उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल था। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन साइलेंट regarding deferred tax in case of contingent liability of income tax demand, therefore no deferred tax deferred tax computation is ignored on the same। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताओ। यस सर। हम्म, अब थर्ड वाला पार्ट आ जाएगा मेरा, मेजरमेंट पीरियड। ठीक है। अब मेजरमेंट पीरियड में दो चीज मुझे कंसिडर करना है। सबसे पहला क्या था? दो चीज, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का अगर देखेंगे हम, तो कहा गया मेरा कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन यहाँ पे है। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का मेरा फेयर वैल्यू ऑन द एक्विजिशन डेट इज 22 करोड़, बरोबर। एंड 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 31 मार्च X7 पे कितना होगा? 23 करोड़ हो गया। अब क्या ये विद इन मेजरमेंट पीरियड है? यस, विद इन मेजरमेंट पीरियड, क्योंकि विद इन 1 ईयर है। ठीक है, और मेजरमेंट पीरियड यहाँ पे बताया है कि कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है? ऑन 31 दिसंबर X7, बरोबर। तो यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि क्या ये एडजस्टमेंट हम गुडविल या बार्गेन परचेस में इफेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन के केस में यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन के केस में मेजरमेंट पीरियड का कंसेप्ट ही नहीं है कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन के केस में, तो फिर जो भी आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, समझा क्या बोला? यस सर। तो इसमें मेजरमेंट पीरियड में सबसे पहला आ जाएगा, सिंस द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। अब सबसे पहले तो मॉड्यूल ने क्या किया, डिफाइन किया है कि मेजरमेंट पीरियड कितना होता है, क्या होता है, पूरा एक लंबा पेज का डिफाइन कर दिया। तो हम अपने वर्ड्स में लिख लिया तो बहुत है। ठीक है, मेजरमेंट पीरियड के हिसाब से पहले मेजरमेंट पीरियड के हिसाब से लिखेंगे ना, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट पीरियड? मेजरमेंट पीरियड का इज द पीरियड
where any assets or liability which was recognized initially on provisional basis and new information fair value changes and existed on the acquisition date, then same will be adjusted against गुडविल या बार्गेन परचेस। ठीक है। There is a change in fair value existed on the acquisition date। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, देन इन सच केस वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम देखेंगे कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। तो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन में क्या करेंगे हम, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन के केस में सिंस कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन पेएबल बाय एच लिमिटेड is not classified as equity and is within the scope of Ind AS 109। that is financial instrument, the change in the fair value shall be recognized in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रिकग्नाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमारा 23 था, सॉरी 22 था ऑन द एक्विजिशन डेट। तो 1 जैन X7 में 22 करोड़ था एंड यहाँ पे हो गया ₹23 करोड़। तो पीएनएल में हम कितना रिकग्नाइज करेंगे, 1 करोड़। measurement period is not applicable in case of contingent consideration। ठीक है, समझ में आ गया बताओ।
आया कि नहीं, फिर से yes, बताओ। आया। वेरी गुड। अब सेकेंड थिंग हम क्या देखेंगे? कस्टमर रिलेशनशिप डेटा। ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप डेटा क्या हुआ? यहाँ पे एज ऑन 31st में मुझे पता चल रहा है, ठीक है, 31st मई को मुझे पता चल रहा है कि कस्टमर रिलेशनशिप डेटा एग्जिस्टेड ऑन द एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट में मुझे पता था कि कस्टमर डेटा रिलेशनशिप डेटा था, बट उसको रिकग्नाइज करना भूल गए। तो हम क्या करेंगे, उसको रिकग्नाइज करेंगे बेस्ड ऑन 1 जनवरी फेयर वैल्यू। ऑन 31st May X7, which is my, that is within the measurement period। ठीक है। एच क्या क्या? एच लर्न दैट सर्टन जो कस्टमर का डेटा है existed on 1st Jan X7 met the recognition criteria। अब ये वाला क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया है? इंटेंजिबल एसेट के केस में हम दो क्राइटेरिया देखते हैं। फर्स्ट वन सेपरेटेबिलिटी, सेकंड लीगल क्राइटेरिया। इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर मतलब सेटिस्फाई कर लिया कस्टमर रिलेशनशिप डेटा, तो हम क्या करते हैं, उसको इंटेंजिबल एसेट मानते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप डेटा क्या कर लिया, कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया? हम्म, बताओ। हेलो। हेलो। देखो इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। अब इंटेंजिबल एसेट को हम क्या करते हैं रिकग्नाइज करने के लिए? दो चीज देखते हैं। वन इज सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया, राइट, एंड अदर वन इज लीगल क्राइटेरिया। लीगल क्राइटेरिया कब आएगा? जब इसको कुछ रिकग्निशन मिला, यानी क्या, लाइसेंस मिला। समझो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे कोई पेट्रोलियम का बिजनेस चलाना है। पेट्रोलियम का बिजनेस कब चला पाऊंगा? जब पेट्रोल का लाइसेंस होगा। या फिर समझो मेरे पास वाइन का दुकान चलाना है, दारू का। तो दारू का दुकान कब चला पाऊंगा? जब लाइसेंस आएगा। जब लाइसेंस आएगा उसको बोलते हैं लीगल क्राइटेरिया फुलफिल करना। ठीक है। अब सेपरेटेबिलिटी यानी क्या? मेरे पास जो भी इंटेंजिबल है उसको या तो असेट को सेल कर सकता हो, या तो लीज पे दे सकता हो, या तो एक्सचेंज कर सकता हो। तो ये कोई में से एक भी चीज फुलफिल हो गया तो वो मेरा सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर देखोगे तो कस्टमर डेटा जो है ना, ये क्या कर सकते हैं, मैं कि लीज कर सकता हूँ, या चेंज एक्सचेंज कर सकता हूँ, या सेल कर सकता हूँ, राइट। तो कस्टमर रिलेशनशिप डेटा सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, तो इसको सेपरेटली इंटेंजिबल एसेट हम रिकग्नाइज करेंगे। क्लियर है? बताओ। समझ में आ रहा है क्या यस क्या सर। बोल रहा हूँ? हाँ। हाँ। X7 of intangible assets as on the date were not considered अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम इसको कंसिडर नहीं किए थे, तो अब करेंगे। देयरफॉर एच लिमिटेड क्या करेगा? शाल अकाउंट फॉर द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप
existing on 1st Jan X7 as an identifiable identifiable एसेट। अब रिकग्नाइज कैसे करेगा? कस्टमर डेटा जो है या कस्टमर रिलेशनशिप, कितना था इसका वैल्यू ऑन द एक्विजिशन डेट? 3.5 करोड़ था, बराबर। कितना था? 3.5 करोड़। हम्म देखो, कस्टमर रिलेशनशिप एज ऑन 1st Jan X7, इसका जो अमाउंट था 3.5 करोड़ था, राइट। अब ये 3.5 करोड़ पूरा का पूरा जो है ना, हम एक्विजिशन अकाउंटिंग में लेके क्या, नॉर्मली एक्विजिशन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, दो चीजें देखते हैं। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स लेते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट परचेस कंसिडरेशन जो भी पे किया, उसमें से कितना आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में से जो मेरा होल्डिंग है वो होल्डिंग वाला पार्ट रहेगा, जो मेरा एनसीआई है एनसीआई वाला पार्ट रहेगा। तो 3.5 करोड़ में से मुझे भी बाइफरकेट करना पड़ेगा कि एनसीआई कितना है एंड मेरा यहाँ पे होल्डिंग का कितना है। होल्डिंग का 60% रहेगा एंड एनसीआई का 40% रहेगा। तो देखो कितना आता है, 60%, 3.5 इंटू 60%, तो ये आ जाएगा रुपीज 2.1 एंड 3.5 इंटू 40%, तो आ जाएगा 1.4। ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा? एसेट है, एसेट को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, मैंने यहाँ पे क्या किया था, मेरा गुडविल जो है ना वो रिकग्नाइज किया था, बुक्स में गुडविल रिकग्नाइज किया था। तो अभी एडजस्टमेंट जो भी करूंगा वो गुडविल में करूंगा। तो एसेट को रिकग्नाइज कर रहा हूँ, राइट, एसेट को रिकग्नाइज कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप डेटा अकाउंट डेबिट, या कस्टमर रिलेशनशिप डाल दो, अकाउंट डेबिट, राइट। कितना हो जाएगा? 3.5। सब्सिक्वेंटली मेरा गुडविल कम हो जाएगा, तो गुडविल, गुडविल को कितना कम करेंगे हम? होल्डिंग का पोर्शन जितना भी है ना उतना ही पार्ट हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, 2.1। ठीक है। तो एनसीआई वाला पार्ट आ जाएगा 1.4। इंटेंजिबल रिकग्नाइज्ड, समझाइए मैंने क्या किया? देखो फिर से समझाता हूँ। मुझे क्या करना है, कस्टमर रिलेशनशिप डेटा मैंने भूल गया रिकॉर्ड करना ऑन द एक्विजिशन डेट, और एक्विजिशन डेट में ये डेटा था, ठीक है, ये न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ऑन द एक्विजिशन डेट एग्जिस्ट कर रहा था। तो अगर न्यू इन्फॉर्मेशन है तो हम मेजरमेंट पीरियड में एडजस्ट नहीं करेंगे गुडविल के अगेंस्ट। ये न्यू नहीं है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ये एग्जिस्ट कर रहा था बट अकाउंटिंग में लेना भूल गए। तो उस केस में क्या करेंगे, अब एक्विजिशन पीरियड में है, सॉरी मेजरमेंट पीरियड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, असेट को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो 3.5 करोड़ है, राइट, ये 3.5 करोड़ है। अब ये 3.5 करोड़ में से मेरा गुडविल में कितना एडजस्ट करना है और एनसीआई में कितना एडजस्ट करना है वो देख लिया। तो 3.5 करोड़, उसमें गुडविल का जो 60% पोर्शन है वो गुडविल में एडजस्ट होगा, यानी क्या, होल्डिंग का कितना भी पोर्शन है वो गुडविल में एडजस्ट हो जाएगा। और एनसीआई वाला जो पार्ट है वो एनसीआई से एडजस्ट हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली एनसीआई बढ़ जाएगा और गुडविल मेरा कम हो जाएगा। समझा क्या बोला? बताओ। अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो गुडविल आ गया कितना, 127.92, इसमें से 2.1 करोड़ लेस हो जाएगा। लेस क्यों हो जाएगा? गुडविल को हम क्या करते हैं, असेट्स, नॉर्मली अकाउंटिंग कैसा होता है, असेट्स टू लाइबिलिटी, बराबर, टू पीसी, टू एनसीआई। हम्म और जो भी डिफरेंस रहेगा वो गुडविल रहेगा। ठीक है। अब क्या हो रहा है, गुडविल था मेरे पास, अभी एडिशनल एसेट आ रहा है, तो एडिशनल एसेट आ रहा है तो कुछ तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, विद इन मेजरमेंट पीरियड है तो गुडविल को क्रेडिट करूंगा। तो जो 2.1 है वो क्रेडिट हो जाएगा, मेरा गुडविल कम हो जाएगा। और जो भी एनसीआई वाला पार्ट है वो एनसीआई में ऐड हो जाएगा। एनसीआई कितना था, 147.46 था, इसमें हो जाएगा 2 नहीं, कितना था, 1.4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ, या फिर से बताओ? समझा। हम्म अब यहाँ पे नोट क्या है, अब क्या हो रहा है, समझो। ये मेरा क्या है, समझो एक टाइमलाइन है। दिस इज Jan 1st X7, ठीक है। और ये जो है ना
ये प्री कॉम्बिनेशन पीरियड है, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड, राइट। ठीक है। अब प्री कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कस्टमर डेटा था, यहाँ पे जो है ना कस्टमर का डेटा था, बरोबर। अब ये कस्टमर का डेटा ऑन द एक्विजिशन डेट हमने क्या कर लिया, इसको फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज कर लिया। ठीक है। अब पोस्ट कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना, अब ये कस्टमर लिस्ट किसका है, एक्वायरर का है। अब बिजनेस कौन कर रहा है, एक्वायरर कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्वायरर का जो है ना, एडिशनल एंगेजमेंट की वजह से कस्टमर डेटा जो है ना वो बढ़ गया इन द सेंस, और एडिशनली कस्टमर डेटा आया, राइट। और यहाँ पे उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि इसका जो वैल्यू है ये ₹4 करोड़ होना चाहिए था। अब यहाँ पे मुझे गौर देने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे जो एक्वायरर है ना, एक्वायरर के बिजनेस में कस्टमर डेटा डेवलप हो रहा है आफ्टर एक्विजिशन पीरियड, राइट। अब ये जो कस्टमर डेटा हो रहा है, दिस इज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। दिस इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बरोबर। ये कोई पहले का इंफॉर्मेशन नहीं है कि पहले के कस्टमर का जो डेटा है ना वो उसकी वजह से मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। ये जो है ना अभी आफ्टर 1 Jan X7 के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी जो भी एंगेजमेंट है विद द कस्टमर्स, उसके बेसिस पे मेरा क्या है, 4 करोड़ बता रहा है, बरोबर। तो एक्वायरर जो है इसके ऊपर कोई भी एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं किया, एक्वायरर जो है ना एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं किया। तो मेरा जो इंटेंजिबल एसेट का जो क्राइटेरिया है, कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, वो फुलफिल नहीं होगा। अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो इसको एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं करेंगे हम। ठीक है। और सेकंड चीज, मेरा 1 Jan के बेसिस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 1 Jan को मैंने जो भी इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज किया था, उस डेट को कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है या प्रोविजनली ऐसा कुछ है जिसकी वजह से मेरा जो है ना एज ऑन 31 मार्च 2000 X7 को कुछ चेंज हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट पीरियड में हम गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी इंक्रीज है इसको हम पीएनएल में एडजस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, पीएनएल में एडजस्ट करेंगे। समझा क्या बोला, देखो फिर से बताता हूँ क्या हो रहा है। फर्स्ट जैन को मेरा क्या हो रहा है, एक्वायरर बिजनेस ले लिया, और 1 Jan को कस्टमर डेटा लिस्ट हमने रिकग्नाइज कर लिया इन द मेजरमेंट पीरियड, 31 मई को मुझे पता चला, ठीक है। अब 1 Jan से 31 मार्च तक यहाँ पे एक्वायरर के बुक्स में, किसकी बुक्स में, एक्वायरर के बुक्स में एडिशनल कस्टमर डेटाबेस आ गया, ठीक है। उसकी वजह से हम जाके बोल रहे हैं, जो भी एक्वायरर है वो बोल रहा है कि ₹4 करोड़ उसका वैल्यू होना चाहिए था, उसका फेयर वैल्यू। ठीक है, हमने 3.5 करोड़ रिकग्नाइज किया था, बट वो 4 करोड़ होना चाहिए था। बट यहाँ पे एक्वायरर के बुक्स में यहाँ पे एडिशनल डेटा इंफॉर्मेशन आ रहा है ऑफ द कस्टमर, बरोबर। और ये एडिशनल डेटा ऑफ कस्टमर, इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं हो रहा है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं हो रहा है। तो अगर कॉस्ट इनकर नहीं हो रहा तो इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, सिंपल। समझा। यस सर। चलो, यहाँ पे नोट क्या रहेगा, हाउ एवर द इंक्रीज in the value of the customer relations after the acquisition date shall not be accounted by H Limited, as the customer is developed। कब हो रहा है ये, कब हो रहा है, 1 Jan X7 को हो रहा है, represents internally generated intangible assets which are not eligible for recognizing
ऑन दी बैलेंस शीट। ठीक है, डन। यस सर। समझा क्वेश्चन? बस थोड़ा लेंदी पार्ट है, ये आएगा क्वेश्चन तो 14 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना आएगा? यस सर। 14 मार्क्स का। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स थे, बस वही एडजस्टमेंट्स हमने करके गया तो फिर आ जाएगा। इजी है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्विजिशन के रिलेटेड क्वेश्चन है बस। समझ में आ गया ना? बताओ। सोल्यूशन देखना है तो बता दूंगा मैं। समझा सर। ओके, वेरी गुड। अभी तुम्हें यहाँ पे मॉड्यूल का आंसर दिखा देता हूँ मैं एक बार। चलो, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जो है ना, हमने रिकग्नाइज किया तो 2.5, तो 2.5 रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है। उसके अगेंस्ट जो भी इंडेमनिफाइड एसेट है 1 करोड़ का, वो इंडेमनिफिकेशन एसेट भी रिकग्नाइज करेंगे। द नेक्स्ट थिंग, इंडेमनिफिकेशन एसेट के ऊपर कोई भी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन था कि इफ इन केस ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द टैक्स एसेट, तो फिर उस केस में, सॉरी, इंडेमनिफिकेशन एसेट, उसके ऊपर कोई भी टैक्स कंप्यूट नहीं होगा। तो वही बता रहा है, एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, दिस indemnified asset is not taxable, hence tax base will be equal to its carrying amount, no deferred tax will arise। ठीक है। फिर उसके बाद 105 के हिसाब से वो बोल रहा है, 105 के हिसाब से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो जो भी असेट है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में ही दिखाएंगे। तो देयरफॉर इट्स कैरिंग वैल्यू एज पर द बैलेंस शीट हैज बीन कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। तो जो कैरिंग अमाउंट है इन द सेंस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, वही हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कंप्यूट किया, फेयर वैल्यू कंप्यूट किया, दैट इज 7.11, और परचेज कंसिडरेशन साथ साथ में देखो 270, और ये हमारा आंसर आ गया था। और यहाँ पे डेफर्ड टैक्स कंप्यूट किया, दैट इज 92.85। देन नेट एसेट्स कंप्यूट किया, नेट एसेट्स के यहाँ पे 68.65 आ गया अपना नेट एसेट्स। और सेम अपना यहाँ पे गुडविल भी आ गया 127.92। ठीक है। अब आगे जो भी बताया है, दिस इज अबाउट मेजरमेंट पीरियड के रिलेटेड बहुत कुछ, एक पेज पूरा बोला है, एक पेज पूरा। क्या है पूरा? बस इतना ही बताया कि मेजरमेंट पीरियड क्या होता है। मेजरमेंट पीरियड आके विद इन 1 ईयर, 1 साल का होता है। 1 साल में जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी प्रोविजनली हम रिकग्नाइज करके रखा था, जो भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्टेड ऑन द एक्विजिशन डेट। ठीक है। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है आफ्टर द एक्विजिशन डेट, एडिशनल एडिशनल इन द सेंस कंप्लीटली न्यू है, एडिशनल नहीं, कंप्लीटली न्यू इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीटली न्यू इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में हम उसको मेजरमेंट पीरियड में गुडविल में कंसिडर नहीं करेंगे। बट कोई भी प्रोविजनली एज ऑन 1 जनवरी कुछ रिकग्नाइज किया था, उसके रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, मेजरमेंट पीरियड में उसको कंसिडर करेंगे। राइट। 1 मिनट दे देना मुझे। हम्म। वही इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, वही सब कुछ बताया है। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे, कस्टमर रिलेशनशिप, एनसीआई और गुडविल में रिकग्नाइज किया। ठीक है। देन उसके बाद आ गया मेरा यहाँ पे जो मेरा कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है। ठीक है। तो जो मेरे कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन है उसके रिलेटेड सब कुछ दिया है। क्लियर है क्वेश्चन? तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो करके आना पड़ेगा। ठीक ओके है, सर। पक्का करके आना। हाँ। जो क्वेश्चन बैंक में जो भी मैंने पीडीएफ शेयर किया ना, उस पीडीएफ में एडिशनल क्वेश्चन में जाओगे, आरटीपी, एमटीपी और एडिशनल पास्ट पेपर क्वेश्चन में, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, जो अभी अभी आया है, जो अभी अभी नवंबर 23 में आरटीपी में आया है।
तो ये जो क्वेश्चन है ये तुमको करके आना पड़ेगा। करके इन द सेंस रीड करो, सॉल्व करो, ट्राई करो रफ में सॉल्व करने का, हो जाएगा मेरे हिसाब से। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके थैंक सर। यू।